हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है बोहर, बी दिया मैक्सवेल, सी दिया आइंस्टीन और डी दिया है प्लैंक। तो आपको ध्यान रखना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे आइंस्टीन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जब एक लाइट बीम जिसकी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वैल्यू जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं के बराबर या अधिक है मेटल सरफेस पर पड़ती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मींस जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, इससे अधिक या उतनी फ्रीक्वेंसी की जब लाइट मेटल सरफेस पर पड़ेगी तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन केवल तभी निकलते हैं जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू से अधिक या बराबर होती है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी लाइट की एनर्जी है एच न्यू, जब ये मेटल सरफेस पर पड़ती है तो एच न्यू नॉट एनर्जी हमारी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जाती है, और जो हाफ mv स्क्वायर जो एनर्जी दी है वो हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में एसोसिएटेड रहती है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो हमारी एच न्यू है ये हमारी फोटॉन की एनर्जी है जो मेटल सरफेस पर पड़ रहा है, और एच न्यू नॉट हमारी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी है जो यहाँ पर मेंशन की है। इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, इस फार्मूले से क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एलिमेंट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा भी है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहले यहाँ पर दिया है पहला काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वाई और होगा, बी है पोटेंशियल एनर्जी, सी थ्रेशोल्ड एनर्जी और डी है हमारी यहाँ पर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको मालूम है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्टेड मींस जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बी दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, सी दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन 2 और डी दिया नॉन ऑफ दी। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा भी था, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है किरचॉफ लॉ इज, ए ऑप्शन दिया है ES अपॉन AS इज इक्वल टू EV, बी दिया है AS अपॉन ES बराबर EV, सी दिया है EV अपॉन ES बराबर AS और डी दिया नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारे में जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो ES है वो हमारी एमिसिव पावर है सब्सटेंस की, और जो ए है AS जो दिया है वो हमारे सब्सटेंस की एब्जॉर्प्टिव पावर है, और जो EV दिया है वो हमारे ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसके बराबर मेंशन किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए किरचॉफ लॉ को मेंशन किया हुआ है। देखिए दिया है किसी ताप पर एक बॉडी की एमिसिव पावर या इसे हम लोग एमिटेंस भी कह सकते हैं तथा एब्जॉर्प्टिव पावर जिसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं का रेशियो कांस्टेंट रहता है। यह सरफेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है तथा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तथा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होता है। मींस हमारा ES अपॉन AS बराबर EV के बराबर रहेगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो ए था वो करेक्ट था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये मेंशन भी किया हुआ है, जो ES है वो एमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस है, AS हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ सब्सटेंस है, EV हमारी एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी की मेंशन की हुई है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्लासिकल मैकेनिक्स निम्न में से किसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी दिया है, सी दिया है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड और डी दिया ऑल ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इन सभी का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए वाइट बॉडी इज
ऑप्शन दिया है ए विच रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेज, बी दिया है हमारा विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेज, सी दिया है विच एब्जॉर्ब रेड लाइट और डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रख देना है कि जो व्हाइट बॉडी होगी वो सभी इंसिडेंट रेज को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे उसका कलर व्हाइट दिखाई देता है। अगर कोई भी सब्सटेंस सभी इंसिडेंट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ठोसों की हीट कैपेसिटीज, मतलब हीट कैपेसिटीज में क्या इफेक्ट होता है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे में ऑप्शन दिया है ए दिया है घटती है, बी दिया बढ़ती है, सी स्थिर रहती है और डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ठोसों की हीट कैपेसिटीज भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो हीट कैपेसिटीज भी डाउन हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऊष्माधारिता टेम्परेचर से रिलेटेड रहती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है यहाँ पर जैसे दिखाया है तो ठोस वस्तु की ऊष्माधारिता बढ़ जाती है, आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी के रेशियो को गामा से डिनोट करते हैं। गामा का सही मान है यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गामा बराबर सीपी बराबर सीबी, बी दिया है गामा बराबर सीपी अपॉन सीबी, सी दिया गामा बराबर सीबी अपॉन सीपी और जो डी दिया है वो दिया गामा बराबर सीपी अपॉन 2सीबी। तो आपको ध्यान देना है गामा बराबर सीपी अपॉन सीबी रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। जो हमारा सीपी है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और सीबी है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंशन करती है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीमान इफेक्ट निम्न में से किससे रिलेटेड है। ए दिया है मैग्नेटिक फील्ड, बी दिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सी दिया बोथ ए एंड बी और डी दिया नॉन ऑफ दी। तो आपको मालूम है कि जो हमारा जीमान इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जैसा मेंशन किया हुआ है। चलिए हम लोग जीमान इफेक्ट को देखते हैं। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का सेवरल कंपोनेंट में स्प्लिटिंग जीमैन इफेक्ट कहलाता है। मींस हमारा जो जीमैन इफेक्ट है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है, आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ए दिया हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बी दिया E इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, सी दिया E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 और डी दिया है E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। तो आपको ध्यान रख देना है कि जो स्टीफेंस लॉ है वो हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 रहेगा, मींस जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर स्टीफेंस लॉ को देख लेते हैं। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया द्वारा पर यूनिट टाइम में रेडिएटेड एनर्जी का टोटल अमाउंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा आ जाता है जिसे हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट या हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन निम्न सूत्र लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू वी को कहते हैं। यहाँ पर ए दिया स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, बी दिया वीन्स लॉ, सी दिया रेले जीन्स लॉ और डी दिया नॉन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान देना है ये लैम्डा मैक्स टी बराबर वी, ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर वी करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को देखते हैं। देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वह वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जिसके लिए ब्लैक बॉडी का एमिटेंस मैक्सिमम होता है एब्सोल्यूट टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर v दिखा दिया है, आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉम्पटन इक्वेशन के अनुसार डेल्टा लैम्डा बराबर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है h1 माइनस कॉस थीटा अपॉन mc, बी दिया h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सी दिया है mc 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन h और डी दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा डेल्टा लैम्डा है वो हमारा h1 माइनस कॉस थीटा अपॉन mc के इक्वल रहता है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है हम लोगों ने डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन mc 1 माइनस कॉस थीटा। जो हमारा लैम्डा है वो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज, लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं फ्रेंड। थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा कॉस थीटा हमारा 1 रहेगा, डेल्टा लैम्डा हमारा 0 हो जाएगा, मींस हमारा क्या रहेगा नो चेंज इन कॉम्पटन शिफ्ट, मींस कॉम्पटन शिफ्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जब हमारा थीटा 90 होगा तो कॉस थीटा बराबर हमारा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा h अपॉन mc। नेक्स्ट हमारा दिया है
थीटा इज इक्वल टू 180, तो हमारा कॉस थीटा बराबर कितना रहेगा -1, तो हमारा डेल्टा लैम्डा 2h अपॉन mc हो जाएगा। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ए दिया है h अपॉन mc, बी दिया है hc अपॉन m, सी दिया है hm अपॉन c और डी दिया है mc अपॉन h। तो आपको ध्यान देना है जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो हमारी h अपॉन mc के इक्वल होती है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू, वेलोसिटी सी एंड वेव नंबर न्यू बार इज, ए दिया है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू बार, वी दिया न्यू इज इक्वल टू h अपॉन न्यू बार और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सी रहेगा, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, और डी दिया है न्यू बार इज इक्वल टू सी न्यू। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट रहेगा, यहाँ पर ये सी रहेगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, ये सी रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेंशन भी किया हुआ है, देखिए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जो वेव नंबर होता है वो 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यू बार, तो हमारा यहाँ पर रहेगा न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, ए दिया है 6.626 इंटू 10 टू पावर -27 जूल सेकेंड, वी दिया है 6.626 इंटू 10 टू पावर -28 जूल सेकेंड, सी दिया है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड और डी दिया है 6.626 इंटू 10 टू पावर -36 जूल सेकेंड। तो आपको ध्यान देना है जो प्लांक कांस्टेंट है इनकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए दिया है हैज लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, बी दिया है हैज मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, सी दिया बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी और डी दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग में भी मेंशन किया हुआ है ऐसे ही, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नोट करके दिया है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान देने हैं। चलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को देखते हैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और लास्ट में दिया है सिग्मा 2pz। ये हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्रम है वो हमारा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज़्यादा रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 के बराबर या 14 से कम रहती है तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ये वाला जो ऑर्डर दिया है बी वाला वो हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, 2px बराबर 2py, सिग्मा 2pz, फिर दिया पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz। यहाँ पर ये ऑर्डर किसके लिए रहेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 14 के बराबर या 14 से कम होंगे, तब हमारा ये वाला ऑर्डर यूज होगा। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है निम्न में से किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिकतम है। यहाँ पर दिया है ए सिग्मा स्टार 2pz, वी दिया है पाई 2px स्टार, सी दिया है पाई स्टार 2py और डी दिया है हमारा सिग्मा 2py। तो आपको ध्यान देना है जो हमारा सिग्मा स्टार 2pz है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जैसा अभी हम लोगों ने ऑर्डर में देखा भी है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है मॉलिक्यूल और आयन स्टेबल होता है यदि, हमारे यहाँ पर दिया NV बराबर Na, फर्स्ट ऑप्शन में जो NB है वो हमारा क्या दिया है हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, Na हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, B दिया हमारा NV इज लेस देन Na, C दिया है हमारा Na इज लेस देन NV और D दिया है Na माइनस NV बराबर पॉजिटिव। तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंटी बॉन्डिंग से अधिक होगी तो हमारा जो मॉलिक्यूल या आयन होगा वो स्टेबल होगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेंशन भी किया हुआ है NV नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि हमारे Na इज ग्रेटर देन NV या NV बराबर Na होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान देने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। मींस केमिकल बॉन्डिंग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया आइंस्टीन, बी दिया हिटलर एंड लंदन, सी दिया डी ब्रॉगली और डी दिया नॉन ऑफ दी। तो आपको ध्यान देना है जो केमिकल बॉन्डिंग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसे हिटलर एंड लंदन ने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि इस थ्योरी को किसने दिया है, किस डेट में दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। जैसे अभी हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखा, ऐसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो आपको ये भी ध्यान देना है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसे हुंड एंड मोलिकन ने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है। यहाँ ए दिया है हमारा O2, बी दिया O2 पॉजिटिव, सी दिया O2 नेगेटिव और डी दिया O2 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा O2 पॉजिटिव का सबसे अधिक होगा। तो मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इसके बॉन्ड ऑर्डर को आगे निकाल के भी देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग NB माइनस Na/2 जो ये फॉर्मूला दिया है यहाँ से हम लोग इससे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को याद करने की ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को। सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक की जो नंबर्स हैं उन्हें पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स हमारा मॉलिक्यूल है या आयंस है उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो यहाँ पर ये मेंशन की है। सबसे पहले हम लोग 14 को मेंशन करते हैं। या जो यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन या आयंस में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम 14 से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर 15 16 पर आएंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाफ हाफ को कम करते चले जाएंगे। जैसे 15 में देखा तो 3 से कितना हो गया 2.5, 16 में यहाँ पर 2.5 था, अब यहाँ पर 2 हो गया। या ऐसे ही हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये हाफ हाफ को कम करते जाएंगे। 20 में यहाँ पर हमारा देखिए टोटल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम 14 से ऊपर के लिए बढ़ेंगे, मीन्स हमारे 13, 12, 11, तो यहाँ भी हम हाफ हाफ कम करते जाएंगे जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 8 पर आएंगे तो हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। 14 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हाफ हाफ कम करते जाएंगे। 14 से पीछे के लिए जाएंगे, मीन 13, 12, 11 पे जाएंगे, तब भी हम लोग हाफ हाफ कम करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी, यहाँ पर देखिए, इसे हम लोगों को यहाँ पर ऐसे याद रखना है कि जब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहेंगे तो उन्हें हम लोग याद रखेंगे हाफ 1 हाफ 0, हाफ 1 हाफ 0। मतलब इस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल आयन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ रहेगा। अगर 2 होगी तो 1, 3 होगी तो हाफ, 4 होगी तो 0। तो इसी हिसाब से हम लोग इन्हें याद रखेंगे। ट्रिक क्या रहेगी, शुरुआत में हम लोग हाफ 1 हाफ 0, हाफ 1 हाफ 0, इस टाइप से हम लोग इन्हें याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि निम्न में किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट रहेगा। यहाँ पर O2 दिया है, O2 पॉजिटिव दिया, O2 नेगेटिव दिया, O2 2 नेगेटिव दिया। तो देखिए यहाँ पर जो O2 होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा, यहाँ पर देखिए O2 मीन्स हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जो O2 पॉजिटिव है उसका मतलब क्या रहेगा, O2 पॉजिटिव मीन्स हमारे क्या रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। O2 नेगेटिव होगा मीन्स हमारा क्या रहेगा, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। और हमारा अगर O2 2 नेगेटिव रहेगा तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो गया। तो जो हमारा O2 पॉजिटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिखाए, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट करके दिया है, यदि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में है तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा B2, O2 और S2 हमारे जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, लेकिन इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होल नंबर में आता है। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाया है कि बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। आपको ये पॉइंट भी यहाँ ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि इलेक्ट्रॉन का बेम नंबर साई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। हम लोग ये क्वेश्चन ऐसे पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्री रोटेशन अबाउट, यहाँ पर एन नहीं होगा, एन एक्सिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ दिया ए सिग्मा बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड, सी दिया सिंगल बॉन्ड और डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है जो हमारे सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है इसमें हमारा एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखने का संक्षिप्त तरीका है। ए दिया ए साई बराबर लैम्डा साई, वी दिया है साई थीटा इज इक्वल टू साई इंटू थीटा प्लस 2h पाई, सी दिया है एच साई बराबर ई साई और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0 दिया। यहाँ पर ई माइनस वी साई को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में भेज दिया है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे यहाँ पर और इसके बाद हम लोग ई साई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा मेंशन किया हुआ है जो हमारी ये वैल्यू आ रही है ये हमारी एच कैप के बराबर होती है, जिसे हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज, तो ऐसे भी आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है एच इज कॉल्ड, ए दिया है लैप्लासियन ऑपरेटर, वी दिया है आइगन फंक्शन, सी दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और डी दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है जो हमारा एच है वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।